हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके आ रखी हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या है। अधिकार के केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक प्रशासन में विकेंद्रीकरण किस प्रकार सहायक होता है? यह रहा आपका प्रश्न। अब देख लेते हैं इसका उत्तर। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण से आशय, पहले इन दोनों का आशय स्पष्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। साधारण अर्थ में केंद्रीकरण से आशय केंद्र के पास रहने से है एवं विकेंद्रीकरण से आशय केंद्र से दूर हटने से है। एलन के अनुसार किसी संगठन में केंद्रीय बिंदुओं पर व्यवस्थित एवं स्थायी ढंग से अधिकार संरक्षित रखने को केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण में किए जाने वाले कार्य के संबंध में अधिकांश नियम उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं लिए जाते जो काम करते हैं, बल्कि संगठन में एक उच्च बिंदु पर लिए जाते हैं। इससे अधिकार सौंपने का क्षेत्र सीमित हो जाता है तथा निर्णय उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। केंद्रीकरण के विपरीत विकेंद्रीकरण से आशय समस्त संगठन में व्यवस्थित ढंग से निर्णय संबंधी अधिकारियों को अधीन व्यक्तियों को सौंपने से है। इसमें उन थोड़े से अधिकारों को छोड़कर जो केंद्रीय अधिकारियों के पास सुरक्षित रहते हैं से समस्त अधिक अधिकार अधीनस्थ अधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं। और एल.पी. स्ट्रॉन्ग के अनुसार विकेंद्रीकरण का अर्थ कार्यों तथा कार्यों के समूहों को संबंधित सार्वभौमिक इकाइयों में विभाजित करना है, जिसमें प्रत्येक इकाई के प्रमुख को उसके परिचालन के लिए समस्त अधिकार एवं दायित्व दिए जाते हैं। E.F.L. ब्रेज के अनुसार विकेंद्रीकरण अंतरण के परिणाम स्वरूप मिलने वाले उत्तरदायित्व का प्रतिरूप होता है। कुंजन और ओडोलेंट के अनुसार विकेंद्रीकरण के अधिकार की समस्या अंतरण के सिद्धांत की आधारभूत समस्याएं हैं, उन सीमा तक जहां तक कि अधिकार अंतरित नहीं किया जाता वरन इसे केंद्रित किया जाता है। फ्योल के शब्दों में प्रत्येक वस्तु जिससे सहायकों का महत्व बढ़ता है विकेंद्रीकरण है। प्रत्येक वस्तु जो उसे कम करती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण बोलते हैं। केंद्रीकरण सहायकों का महत्व कम कर देता है, परंतु विकेंद्रीकरण उसके महत्व में वृद्धि करता है। अंतरण और विकेंद्रीकरण में अंतर है। अंतरण का कारण होता है और विकेंद्रीकरण उसका फल होता है। अंतरण और विकेंद्रीकरण में यह अंतर है कि अंतरण जो है कारण होता है और विकेंद्रीकरण उसका फल होता है। अंतरण से ही विकेंद्रीकरण संभव होता है। अधिकारियों और दायित्वों का जितना अंतरण होगा उतना ही विकेंद्रीकरण की मात्रा अधिक होगी। अंतरण का क्षेत्र सीमित तथा विकेंद्रीकरण का अत्यंत विस्तृत होता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अधिकार का हस्तांतरण कर देने से अंतरण पूर्ण हो जाता है, परंतु विकेंद्रीकरण तब तक अपूर्ण रहता है जब तक आमतौर पर संगठन के काम कर रहे अनेक व्यक्तियों को व्यवस्थित अधिकार हस्तांतरित नहीं किए जाते। मृत्युंजय बनर्जी ने एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया है कि मान लीजिए कंपनी का अध्यक्ष अपने विभागों के प्रबंधकों को विभागों के उत्पादों को विक्रय करने के अधिकार का अंतरण करता है। इसके साथ साथ वह उन्हें $8,000 तक के वार्षिक वेतन पर विक्रेताओं को नियुक्त करने का अधिकार देता है। इसके साथ साथ विक्रेताओं के मूल वेतन में 10% तक वार्षिक वृद्धि देने की भी छूट उनको दी जाती है। यदि इस प्रकार का अंतरण संपूर्ण कंपनी के लिए किया जाता है तो कहा जाएगा कि कंपनी में विभागीय प्रबंधन स्तर तक विकेंद्रीकरण विद्यमान है। किसी भी उपक्रम की संगठन संरचना में ना तो पूर्ण रूप से केंद्रीकरण को अपनाया जा सकता है और ना ही पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण को अपनाया जा सकता है। किसी बड़े संगठन में कुछ ना कुछ मात्रा में अधिकारियों का हस्तांतरण किए बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता। इसके विपरीत यदि एक उच्च प्रबंधन अपने समस्त अधिकारियों एवं दायित्वों को दूसरे व्यक्तियों को सौंप दे तो उसे करने को रह ही क्या जाएगा। थोड़ी बहुत मात्रा में दोनों को ही संगठन संचरण के में स्थान देना होता है। अब केंद्रीकरण के कारण या घटक या केंद्रीकरण के लाभ। नंबर 1 है इसमें व्यक्तिगत नेतृत्व की सुविधा के लिए। व्यक्तिगत नेतृत्व एक छोटे उपक्रम को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अधिकार, शक्ति एवं दायित्व को केंद्रित करने में व्यक्ति नेतृत्व का समुचित प्रभाव पड़ता है। योग्य एकांकी नेतृत्व जिसके हाथ में समस्त अधिकार केंद्रित होते हैं शीघ्र निर्णय लेने तथा दूरदर्शिता से कम करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार एक छोटे उपक्रम के लिए प्रतिस्पर्धियों से सफलतापूर्वक प्रतियोगिता पर जीवित रहना संभव हो जाता है। इस प्रकार व्यक्तिगत नेतृत्व एक छोटे उपक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है और व्यक्तिगत नेतृत्व के लिए केंद्रीकरण आवश्यक है। अब सेकंड क्रियाओं में एकता या समन्वय के लिए।
उपक्रम के कार्य संचालन के लिए क्रियाओं में एकता या समन्वय आवश्यक है और यह केंद्रीकरण से ही संभव है। विभिन्न क्रियाओं को एकीकृत करके सामान्य उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। यदि विकेंद्रीकरण बहुत अधिक सीमा तक बढ़ा दिया जाए तो एकीकृत स्थापित होना कठिन होता है, अंतः केंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। थर्ड है कार्यों में एकरूपता के लिए। किसी उपक्रम के सभी विभागों में क्रय, विक्रय, वित्त, विज्ञापन आदि से संबंधित एक सी नीति अपनाना जब आवश्यक हो तो यह आवश्यक है कि उन नीतियों से संबंधित निर्णयों का केंद्रीकरण हो। विभिन्न इकाइयों के उद्देश्य निर्धारण व उनकी योजनाओं तथा नियंत्रण का कार्य एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाने से उनके कार्यों में एकता बनी रहती है। 4 है संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए। किसी संकट का सामना करने के लिए निर्णय करने के अधिकार का केंद्रीकरण बहुत आवश्यक होता है। जब शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता हो और ऐसे निर्णय किसी उपक्रम के सभी इकाइयों को प्रभावित करते हों, वहाँ केंद्रित निर्णय व्यवस्था उपयोगी और आवश्यक होती है। विकेंद्रीकरण का परिणाम। किसी भी उपक्रम में विकेंद्रीकरण का परिणाम उस उपक्रम की नीति, संगठन के स्वरूप तथा अन्य अधिकारियों के विचार पर निर्भर करता है। विकेंद्रीकरण उन्हीं उपक्रमों में अधिक परिणाम से अपनाया जा सकता है जो बड़े आकार के होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है, जिसमें कार्य करने के निश्चित प्रमाण स्थापित किए जा सकते हैं एवं जहाँ कार्यविधियों एवं नीतियों का समान होना आवश्यक नहीं होता है। अर्नेस्ट डेल के अनुसार विकेंद्रीकरण वहाँ अधिक होगा जहाँ निम्न स्तरीय निर्णयों की संख्या अधिक होगी। महत्वपूर्ण निर्णय निम्न स्तरों पर लिया जाना उचित होगा। निर्णयों से निम्न स्तरीय कार्य पर अधिक प्रभाव पड़ता हो एवं नंबर 4 है निर्णय पर कम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं विकेंद्रीकरण के कारण या विकेंद्रीकरण कब किया जाए। पहला है इसमें उच्च अधिकारी का कार्यभार कम करने के लिए। केंद्रीकरण से उच्च अधिकारी पर कार्यभार अधिक हो जाता है, जिससे उसकी शक्ति एवं निर्णय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विकेंद्रीकरण द्वारा वह अपने कुछ कार्य तथा उसके निर्णय का उत्तरदायित्व किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंप देता है, इससे उनका कार्यभार कम हो जाता है। सेकंड है विविधीकरण की सुविधा के लिए। विकेंद्रीकरण विविधीकरण को अधिक प्रभावशाली बनाता है। इससे विभिन्न उत्पादकों एवं विपत्तियों का विविधीकरण संभव हो जाता है और उससे अनेक प्रकार की हानियों से बचा जा सकता है तथा उच्च अधिकारी पूर्ण व्यवस्था करने में सफल हो जाते हैं। थर्ड है उत्पादन व विपणन कार्यों को महत्व देने के लिए। एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में उपक्रम के लिए आवश्यक है कि वह अपने अन्य प्रतियोगिताओं की अपेक्षा ग्राहकों को नए स्टाइल में, नए डिज़ाइन की अच्छी किस्म का माल कम मूल्य पर दे। इसके लिए आवश्यक है कि प्रतियोगियों के क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त किया जाए तथा ग्राहकों की रुचि व मांग आदि का अध्ययन किया जाए। इस कार्य में विकेंद्रीकरण से बहुत सहायता मिलती है। 4 है प्रबंधकीय गुणों का विकास। विकेंद्रीकरण के कारण ही प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है, क्योंकि जब उपर्युक्त व्यक्तियों को दायित्व एवं अधिकार सौंपे जाते हैं तो उनके प्रक्रम की महत्वपूर्ण समस्याओं को समझाने एवं उन पर निर्णय लेने का अवसर मिलता है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके फलस्वरूप उसमें अधिक उत्तरदायित्व के कार्यों को वहन करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। 5 है प्रेरणा का विकास। विकेंद्रीकरण में उचित अधिकारी को अपने सहायकों के साथ निकट से कार्य करने का अवसर मिलता है, जिसके कारण उनके अपने सहायकों के कार्यों की प्रशंसा करने, सलाह लेने तथा सहायता करने की योग्यता बढ़ती है। यह प्रेरणा देने का महत्वपूर्ण साधन है। अब पढ़ लेते हैं विकेंद्रीकरण के लाभ क्या क्या हैं। नंबर 1 है उच्च अधिकारियों के कार्यभार में कमी हो जाती है। नंबर 2 है प्रेरणा का विकास होता है। नंबर 3 इसमें हम देखेंगे प्रबंधकीय गुणों का विकास होता है। नंबर 4 है उत्पादन व विपणन कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। फिर उत्पादकों में विभिन्नता हो जाती है। 6 है उत्पाद नैतिकताओं का विकास एवं उपयुक्त वातावरण का निर्माण होता है। 7 है प्रभावशाली नियंत्रण संभव होता है। 8 है विभिन्न क्रियाओं में समन्वय स्थापित होता है। 9 है संगठन के स्तरों में कमी होती है, क्योंकि विकेंद्रीकरण से छोटे अधिकारियों को निश्चित अधिकार मिलते हैं, जिससे उनके प्रत्येक निर्णय लेने के लिए समस्त अधिकारियों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। उससे प्रत्येक कार्य ठीक प्रकार से शीघ्र ही संपन्न होता है। अब है विकेंद्रीकरण से हानियाँ। इसमें नंबर 1 है अधिक लागत। विकेंद्रीकरण से प्रत्येक विभाग को सभी सुविधाओं में से सुसज्जित करना होता है तथा सभी विभागों में कार्यालय के अतिरिक्त समुचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। इसके साथ ही उत्पादन और विपणन की सुविधाएं भी
प्रत्येक विभाग के लिए उपलब्ध करनी होती है। इससे लागत अधिक हो जाती है और छोटे उपक्रम इसे नहीं अपना सकते। सेकंड है विशिष्ट कार्यों, सेवाओं एवं छोटे उपकरणों के लिए अनुपयुक्त विकेंद्रीकरण। कुछ विशिष्ट कार्यों एवं सेवाओं के क्षेत्र में उपयुक्त नहीं होता, जैसे लोहे एवं इस्पात कारखानों की तकनीक कठिनाइयों के फलस्वरूप इसकी क्रियाओं को अनेक विभागों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार छोटे उपक्रम में विकेंद्रीकरण उपयोगी नहीं होता, क्योंकि इससे अधिक लागत लगती है। थर्ड है संकटकालीन स्थिति में शीघ्र निर्णय लेने में रुकावट। संकटकालीन स्थिति में विकेंद्रीकरण संगठन में शीघ्र निर्णय लेने में रुकावट होती है, इसमें उपक्रम को हानि होती है। 4 है समन्वय की कठिनाई। जब विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की जाती है तो अधिक इकाइयां निर्णय के लिए स्थापित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप निर्णय नीतियां एवं कार्य प्रणालियों में भिन्नता होने की संभावना हो जाती है, जिससे समन्वय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। 5 है उपक्रम की प्रगति में बाधा। विकेंद्रीकरण से योग्य व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है, जो उपकरण की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। अब है विकेंद्रीकरण को प्रभावपूर्ण कैसे बनाया जाए या विकेंद्रीकरण की विधि। विकेंद्रीकरण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है उपयुक्त केंद्रीकरण की स्थापना। विकेंद्रीकरण की स्थापना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि सुदृढ़ नियंत्रण हो। जो उपक्रम जितना ही अधिक विकेंद्रीकृत होता है, उसमें केंद्रीकरण का महत्व उतना ही अधिक होता है। उपक्रम के विभिन्न अंगों को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए केंद्रीय योजना, संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण की व्यवस्था आवश्यक है। सेकंड है प्रबंधकों का विकास। विकेंद्रीकरण उपक्रमों के कई स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, अंततः अधिक संख्या में अधिक योग्य प्रबंधकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधन कला का विकास किया जाए। थर्ड है इसमें पर्याप्त नियंत्रण। विकेंद्रीकरण इकाइयों के प्रबंधक अपनी अपनी इकाइयों के कार्य स्वेच्छानुसार करने को स्वतंत्र रहते हैं और उन पर पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक है। उत्पादन लागत पर नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण एवं कर्मचारी की कुशलता पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 4 है संचार व समन्वय की व्यवस्था। विकेंद्रीकरण में स्वतंत्र ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे उपक्रम के एकता में स्वभाव को बनाए रखने की समस्या उठती है। इसके लिए संचार या समन्वय की आवश्यकता होती है। इसके लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, समन्वय समितियों की स्थापना की जा सकती है एवं समय समय पर विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों की बैठक बुलाई जा सकती है। 5 है विकेंद्रीकरण उचित मामलों में। संपूर्ण संगठन में संबंधित मामले जैसे वित्त, आयकर आदि का प्रबंधन केंद्रीकृत किया जाए, परंतु जिन मामलों का संबंध विभागों से हो उसे विकेंद्रीकृत करना चाहिए। 6 है लोच। विकेंद्रीकरण इस प्रकार किया जाए जिससे लोच रहे। 7 है सहायकों में योग्यता आदि। विकेंद्रीकरण करते समय सहायकों की योग्यता, क्षमता, उत्साह आदि बातों पर विचार किया जाना चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।